अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से वर्ष भर उगा सकते हैं हरा चारा। अच्छे बाजार भाव हेतु आलू की खुदाई व भंडारण तकनीक पर जानकारी। डेयरी व्यवसाय में आज सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की है, क्योंकि आज जिस तरह से देश और प्रदेश में सिंचाई जल की उपलब्धता और खेती योग्य भूमि कम हो रही है, ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। और इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने हरे चारे को उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को ढूंढ निकाला है। तो किसान भाइयों, ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आखिर है क्या और ये किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर संत कुमार सिंह से। ये जो हाइड्रोपोनिक विधि से जो हम लोग चारा उत्पाद करते हैं, ये एकदम ऑर्गेनिक होता है। इसमें ना कोई केमिकल रहता है, ना कोई चीज होता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। और दूसरी बात है कि ये हाइड्रोजन विधि जो हम चारा उत्पादन करते हैं, ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। और इसमें इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोटीन जो मकई का प्रोटीन 8 से 10% होता है, ये 7 दिन जर्मिनेट करने के बाद इसकी मात्रा 13% करीब हो जाती है। इसका फूड फाइबर भी बहुत कम रहता है, सुपाच्य भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरह से माने काफ़ी इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अभी के समय में जो कि चारा उत्पादन बहुत कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोपोनिक विधि से आप छोटे से अपने घर में भी इसे चारा का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें मिट्टी का कहीं जरूरत ही नहीं है अपना। और इससे यदि हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन करके हम अपने पशुओं को देंगे तो जो रिपीट ब्रीडिंग का केस है वो बहुत कम हो जाएगा। पूंजी लग जाता है, जो कि पहला साल में ही उनको पैसा मिल जाता है। दूसरे साल से इसमें इन्वेस्टमेंट उनका साल भर में जो है करीब 65 से 17 हज़ार होता है, और उससे इनकम करीब 1,17,000 का हो जाता है। मतलब नेट प्रॉफिट करीब 1 लाख के आसपास हो जाता है। और उसके लिए जो हाइड्रोपोनिक्स जो करते हैं, वो एक ट्रे में 3 kg करीब मकई लीजिए या ये गेहूँ का ये लीजिए, और यदि हम 8 ट्रे रखते हैं तो वो प्रतिदिन एक ट्रे निकलते रहता है। 7 दिन में इसका सबसे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है करीब 7 दिन में काफ़ी हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और एक ट्रे में जो 3 kg हम लोग देते हैं तो उससे 22 kg हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारे उत्पादन करने के लाभों को जाना, और आइए अब जानते हैं कि आप इस विधि से हरे चारे को कैसे उगाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स बिना जमीन ए पानी में चारा उगाने की तकनीक को कहते हैं। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स जैसा मैंने बताया, बिना जमीन ए पौधे उगाना, स्पेशली चारे की भरपाई करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करने के लिए इसकी इकाई की स्थापना करनी पड़ती है, जिसे कृषि विभाग की सहायता से स्थापित किया जा सकता है। इसमें जो बीज होता है उसको हम पहले 12 घंटे पानी में भिगोते हैं। बीज हम मक्की का, जौ का, गेहूँ का, जई का, जो भी चारा रूपी फसलें हैं उनका ले सकते हैं। सर्टिफाइड बीज ले सकते हैं। 3 से 5 किलोग्राम मक्के, जौ या अन्य अनाज के बीजों को 12 घंटे तक 15 लीटर पानी में भिगोते हैं और पानी में हर्बोसोल रसायन को मिलाते हैं।
इससे बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। 12 घंटे के बाद बीजों को निकालकर 24 घंटे तक भीगे हुए बोरे में रख देते हैं। इसके बाद जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तब उसे ट्रे में रखते हैं। 12 घंटे बाल्टी में भिगोना और 24 घंटे गीले तापने में या जिसको हम गीली बोरी कहते हैं उसमें भिगो के रखते हैं। फिर इस सीड को हम ये जो आप ट्रेस देख रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। और न्यूट्रोसॉल नाम ही बताता है न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हम टंकी में मिलाते हैं। 500 लीटर पानी में 70 ml न्यूट्रोसॉल सॉल्यूशन मिला दिया जाता है जो कि उस बीज को और इस हरे चारे को सूक्ष्म तत्व माइनर न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ट्रेस में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन और 7वें दिन तक ये ट्रेस यहाँ रहती है और 8वें दिन इस ट्रे को हम बाहर निकाल लेते हैं और जानवर को हिला देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मक्का का बीज आप देख रहे हैं उगा हुआ इन ट्रेस में, ये 1 से 1.25 किलो प्रति ट्रे हमको लगाना पड़ता है और लास्ट में जब ट्रे बाहर आती है तो इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 7 से 8 किलो आपको हरा चारा दे देती है। मतलब 6 से 8 किलो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना गुणा चारा आपको बड़ा हुआ मिलता है। आपने बीज लगाया 1 से 1.25 किलो और आपको चारा मिला 7 से 8 किलो। ये जो आप सामने यंत्र देख रहे हैं इसको फॉगर बोलते हैं और इससे नमी कंट्रोल होती है। इसमें इस पूरी मशीन में इतनी नमी और इतना टेम्परेचर चाहिए वो इस मशीन से कंट्रोल होता है जो कि ऑटोमेटिकली इन मशीनों से कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बिजली का खर्च। इसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है और इसके अंदर कम से कम 15 यूनिट बिजली रोज की चाहिए होती है। और किसान भाइयों, अगर आप यूँ पूछें कि प्रति किलो चारा क्या कॉस्ट आई या जिसको हम रनिंग कॉस्ट बोलते हैं तो वो आती है 4 से 5 रुपए प्रति किलो चारा जो इसमें उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार किसान हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारे का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्टूबर नवंबर में आलू की बोई गई फसल अब खुदाई के लिए तैयार हो गई है और खुदाई के पहले आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा ताकि आलू की क्वालिटी अच्छी रहे और आलू अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। साथ ही इसे बेचते समय बाजार में अच्छा भाव भी आपको मिले। तो आलू की खुदाई करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस पर जानकारी दे रहे हैं आलू अनुसंधान संस्थान पटना के डॉक्टर संजय यादव। तो इस समय वो परिपक्व हो गया होगा और उसके जो लतर हैं तो वो पीला पड़ना शुरू हो गए होंगे और उनकी बढ़वार रुक गई होगी। जैसा कि अधिकतर किसान आलू की खुदाई कर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, इसलिए जरूरी है कि पूरी तरह से तैयार आलू की खुदाई की जाए, क्योंकि आलू यदि सही तरीके से तैयार नहीं है और आपने कच्चे आलू की खुदाई कर दी तो कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ने लगता है। अतः खुदाई के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं। और कुछ जो है आलू का जो हमारा दो मुख्य उपयोग के लिए हम जो करते हैं, एक तो खाने के लिए, दूसरा बीज के लिए। तो जो बीज के लिए है तो उसका तो लतर हमको कम से कम 10 दिन पहले या अब जो नहीं काटे हैं किसान तो उसको काट देंगे, क्योंकि माहू का आक्रमण अब हो गया है और वो जो है वायरल जो विषाणु जनित जो रोग है उनको फैलाते हैं, तो उसका लतर काटना है। तो आलू को जब हम उसका या लतर है उसको काटने के बाद जो है कुछ समय तक लगभग 2 सप्ताह तक खेत में अगर छोड़ देते हैं तो उससे जो होता है उसका जो गुणता होता है ना, क्वालिटी जो होता है काफ़ी क्वालिटी में सुधार हो जाता है। और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी देना चाहिए कि किसी भी तरह से आलू का जो ट्यूबर है जो
वो डैमेज नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय हार्वेस्टिंग के भी दो तरीके हैं। एक तो हम मैनुअल करते हैं, मतलब हाथ से अपना कुदाल या फावड़े से करते हैं, तो उसमें जो है बहुत सावधानी से ऐसा कुदाल आपका प्रयोग करना चाहिए या फावड़े का कि आलू किसी भी तरह से डैमेज ना हो। और दूसरा जो मैकेनाइज है उसमें आप जो है ट्रैक्टर से जो डिगर होते हैं उससे आप करते हैं। तो अभी जिस हम खेत में खड़े हैं तो यहाँ पर जो है ट्रैक्टर से ही किया गया है, वो मैकेनाइज के फार्म के थ्रू। तो उसमें आलू आप खेत में देख सकते हैं ऐसे पड़े हैं और इसको हम उठाएंगे, लेकिन कुछ इसमें जो है कटे हुए हैं, एक दो आलू कहीं कहीं पर दिख जा रहे हैं, तो इनको आप सावधानी से जो है आप निकाल देना चाहिए इन आलू को। ये आलू जो है, नहीं तो इससे आपका जो है क्वालिटी जो है वो ख़राब होता है। और कम से कम 15-20 दिन तक उसको कहीं छायादार जगह पर रखना चाहिए ताकि उसकी जो स्किन है जो वो मोटी हो जाए, थोड़ा सा परिपक्व हो जाए अच्छी तरह से। खुदाई के बाद कटे फटे आलू की छटाई भी अवश्य करें, क्योंकि बिना छटाई के आलू कोल्ड स्टोरेज या घर पर ही रखते हैं तो आलू में सड़न बहुत तेजी से होती है और वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। अतः आलू की छटाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है, आइए वो भी जानते हैं। तो उसमें इसको बोलते हैं हम ग्रेडिंग करना। तो ग्रेडिंग भी हम 4 तरह से करते हैं। एक तो सबसे जो छोटा होता है जिसको तो लेस देन आपका 20 से 25 ग्राम से छोटा होता है तो उसके एकदम छोटा अलग रखते हैं। दूसरा जो होता है मध्यम आकार के बोलते हैं जो कि 20 से आपका 50 ग्राम तक आ जाता है। फिर उससे 50 से 70 ग्राम वाला जो होता है थोड़ा सा बड़ा बोलते हैं, और सबसे बड़ा जो है वो 70 या 100 ग्राम से ऊपर वाले जो आलू होते हैं सबसे बड़े होते हैं। इन 4 ग्रेडों में हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान दें जो भी अगर कुछ बीमारी टाइप लगी है किसी आलू में, आलू पर ये चून टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है या सड़ा आलू है या कटा है, तो उसको हम जो है वो अलग कर देते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद उन्हें पैकिंग करने की आवश्यकता होती है। पैकिंग के लिए नए तथा हवादार थैलों का ही उपयोग करें। भली भांति पैकेजिंग से उत्पाद की गुणवत्ता भंडारण, परिवहन और विपणन के दौरान बनी रहती है। पैकिंग के बाद बाजार भाव अच्छा होने पर बेच दें और यदि बाजार भाव अच्छा नहीं है तो कोल्ड स्टोरेज में भंडारित कर दें तथा अच्छा बाजार भाव होने पर भेजकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आलू को जो अभी भंडारण के लिए जब ले जाते हैं हम स्टोर में तो बहुत ऐसे वो जो प्लास्टिक की ट्रे आती हैं बड़ी बड़ी उसमें ले जा सकते हैं। ये खांचे में कुछ किसान प्रयोग करते हैं तो खांचे में कटने का डर रहता है जब वो हिलता डुलता है तो, और उसके बाद फिर आपको ले जाकर भंडारण करना चाहिए। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने चने की खेती की है उनकी फसल इस समय फली बनने की अवस्था पर है और इस फसल में अभी फली छेदक कीट का काफी प्रकोप होता है जो कि फली के दानों को खाकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप इस कीट की रोकथाम कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जिला समस्तीपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र कुमार से। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फल भेदक कीट है। अगर हम इसके अंडे की बात करें तो ये मादा जनरली अंडे देती है वैसे पत्तियों पे जिनमें कि रोया होता है और जो फल होती हैं पॉड उस पे भी कभी कभी देती है। तो जब ये अंडे देती है तो उस समय सूर्य अवस्था में जो अंडे का रंग होता है वो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है और बाद में कुछ घंटे में ही इसका रंग भूरा रंग का हो जाता है। जब ये पिल्लू आगे बढ़ता है अपने दूसरी अवस्था में और इस समय इसका रंग पीलापन लिए हुए हरा हो जाता है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि लेटरल ब्राउन रंग का स्ट्रिप पाया जाता है इसके शरीर पे। अगर आप इस पिल्लू की लंबाई की बात करें तो इस पिल्लू का लंबाई जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो लगभग 3 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। जो अगली अवस्था होती है वो होता है पीपा, मतलब कि सुस्त अवस्था इसको बोलते हैं। अगर उस पीपा का रंग देखेंगे तो वो लगभग वो डार्क टैन कलर से लेके भूरा रंग तक का होता है और यह मिट्टी में ही पाया जाता है। बैसक पतंगा होता है उसका रंग जो होता है वो हल्का रंग का होता है। इसके अगले जोड़ी पंख पर भूरे बिंदु होते हैं जो कि धारीदार रेखाएं बनाती हैं तथा ऊपर की तरफ काले रंग के तिकोने धब्बे होते हैं। अगर हम पिछली जोड़ी पंख के बारे में बात करें तो इसका रंग हल्का सफेद रंग का होता है तथा बाहरी सिरे पर काली धाराएं की रेखाएं होती है। तो इसके जीवन चक्र में यह है कि ये जो मादाएं होती हैं कोमल पौधे के भागों पर अपने अंडे देती है और एक मादा लगभग 750 अंडे देती है 4 दिन के भीतर। ये अंडे 2 से 4 दिन में फूट जाते हैं। जब पिल्लू अब अंडे से निकलते हैं बाहर तो ये पत्तियों के हरे पदार्थों को खुरच कर खाना शुरू कर देते हैं और बाद में जब फूल और फल आते हैं उसमें पहुंचकर उसमें छेद बनाकर इनको
खाते हैं। और इस कीट से प्रभावित जो फलियां होती है वो खोखली होकर सूख जाती हैं, और अगर आप फली को देखेंगे हटाकर तो इसमें उनका मल भी पाया जाता है। और इसका जो प्रकोप होता है नवंबर से लेकर मार्च तक अत्यधिक होता है, मतलब ये काफी अग्रेसिव होते हैं। मैं इसके प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि छोटे खेतों से पिल्लू को हाथ से पकड़ के नष्ट कर देना चाहिए। चने की फसल के काटते ही खेतों को अच्छी तरह सफाई करें और जुताई करना चाहिए, ताकि जो गर्मी के समय में उसका जो पीपा है मर जाए। उचित जो फसल चक्र होता है वो अपनाना चाहिए, ताकि इनका प्रकोप कम से कम हो सके। इसके अलावा प्रकाश प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप की सहायता से वयस्क पतंगों को एकत्रित करके आप नष्ट कर सकते हैं। और इस कीट से प्रतिरोधी चने की किस्में जैसे ICC 506 या ICC V2 को लगाना चाहिए। इसके अलावा आप नीम की पत्तियां या निम्बोली के रस का 5% घोल बनाकर फसल पर अंकुरण के 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें तो ये काफी लाभप्रद होता है। इसके अलावा आप कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप कोरिएंडर ले लीजिए, मस्टर्ड हो गया, इसको भी लगाकर आप एस्केप कर सकते हैं उस कीट का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको एस्केप करना है इस कीड़े को, तो आप टाइमली सोइंग करें चने का। और साथ में एक और भी दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं NPV, इसके भी छिड़काव से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। तो इसका जो मात्रा है NPV एट द रेट ऑफ 250 to 150 से लेके 500 लार्वे इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर के छिड़काव से आप इसको आसानी से फल बेधक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। खेत में अगर अधिक इस कीट का प्रकोप हो तो आप कीटनाशी भी छिड़क सकते हैं, लेकिन कीटनाशी छिड़कने से पहले आप सुनिश्चित हो लें कि आपके खेत में कितने मात्रा में यह कीट का अंडा या पिल्लू है। अगर आपको 5 से 8 अंडे या 2 पिल्लू पर 10 प्लांट दिखे तो आप कुछ रसायन है जिसके छिड़काव से आप अपने इस फल बेधक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। मैं कुछ रासायनिक बता रहा हूँ, जैसे कि क्लोरोपाइरिफास 20 EC 2.5 लीटर पर हेक्टेयर, किनोल फास 25 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर छिड़काव से काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के पास गर्मा धान का बिचड़ा रोप लायक हो गया हो वे इसकी रुपाई की तैयारी करें। रुपाई से पहले खेत की भली भांति जुताई कर कादो कर लें। इसके बाद 2 से 3 बिचड़े 20 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए रुपाई करें। जो किसान भाई धान का रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय बाली निकलने की अवस्था है उसमें सिंचाई करें। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा सीमित है वे मूंग एवं उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर किसान भाई इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम एवं फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित कर लें। गर्मा फसल की बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी की जांच कर लें। नमी के अभाव में बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। फलस्वरूप पौधों की संख्या में कमी होने की वजह से उपज प्रभावित होगी।
गर्मा मौसम की सब्जियां जैसे भिंडी, कद्दू, करेला, खीरा एवं नेनुआ आदि की बुआई करें। इसके लिए भिंडी की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। लौकी की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। नेनुआ की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई, इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर आप बुआई का कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सब्जियों की लगी हुई फसल जैसे चना, मटर, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी आदि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम हेतु क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है वैशाली भगवानपुर के कृषक अंकुर यादव ने। यह गन्ना की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अंकुर यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गन्ना एक लंबी अवधि का फसल है। एक आगाध समूह प्रभेद के प्रभुद है और दूसरे मध्य पिछात समूह के हैं। आगाध समूह के प्रभेद में BO 130, कोपू 9301, BO 139, BO 153, कोपू 112। इसकी परिपक्वता नवंबर से ही काटने योग्य हो जाती है। जबकि दूसरी जो पिछात समूह के प्रभेद हैं, इस समूह में BO 91, BO 110, BO 136, BO 137, BO 141, BO 146, कोपू 9702 एवं कोपू 2061 है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मा धान की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक रोपाई तकनीक पर जानकारी। दुधारू पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।